नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 5 मार्च 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं कि आज सबसे पहले हम किन किन मुख्य विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न के उत्तर को देखेंगे, जिसको हमने कल को दिया था। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करेंगे जो आज के द हिंदू अखबार में दिए गए हैं। इसमें भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के समक्ष चुनौतियां, यमन में गृह युद्ध की स्थिति, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। फिर उसके बाद मैरीटाइम इंडिया समिट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम म्यांमार में तख्ता पलट के पश्चात हिंसा के जारी रहने की स्थिति और हालिया घटनाक्रमों की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम ईरान से भारत के व्यापारिक संबंधों के नकारात्मक होने की वर्तमान स्थिति की चर्चा करने के साथ नेपाल सरकार द्वारा एक शांति समझौते पर किए गए हस्ताक्षर की भी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक और डांडी मार्च की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देंगे और मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो इन बातों की आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उन प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं जो हमने आपको कल को दिया था। नई एक्सरसाइज के तहत अब हम आपको प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को नहीं बताते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी तरफ से कोशिश करके उनके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। कल के भी अभ्यास सत्र के दौरान मुस्कान हारून शेख, अनु धामा, एंजल मिश्रा, प्रशांत कुमार और सुभाष रानी आदि के द्वारा उत्तरों को दिया गया और भी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वह क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो कल के क्वेश्चंस के हम आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कल हमने दिया था, हाल ही में चर्चा में रहा शैडो पेट है एक जटिल कंप्यूटर वॉर्म जिसने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को धीमा कर दिया था। साइबर हमला जिसकी शुरुआत यूएसबी चार्जिंग पोर्ट से हुई थी। एक मालवेयर जिसका संबंध चीन समर्थित हैकरों से है कि एक स्पाईवेयर उपकरण जिसका विकास एक इजरायली फर्म द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर है सी, एक मालवेयर जिसका संबंध चीन समर्थित हैकरों से है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेट्रॉन झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? यह तंजानिया के अरुषा क्षेत्र में स्थित एक नमक की झील है। झील का जल किसी भी नदी या समुद्र में प्रवाहित नहीं होता है। वाष्पीकरण के उच्च स्तर के कारण सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट इसके तल पर रह जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, कि एक दो और तीन? तो इसके संदर्भ में डी इसका आंसर है। तीनों के तीनों जो कथन हैं वह सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेल के कुओं से तेल प्रवाह का बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव होता है। रेडॉन गैस निकलती है। कई कुओं में पानी के स्तर में वृद्ध परिवर्तन होता है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित घटनाओं में से किसका सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्र तल का प्रसार। तो इसका उत्तर है बी, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच का मतभेद खत्म हुआ था। इस सत्र में द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसके संदर्भ में केवल पहला कथन सही है और उत्तर हो जाएगा हमारा ए। तो ये तो कल के उत्तर हमने आपको बताए। अब हम एक एक करके आज के एडिटोरियल्स की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की चर्चा करेंगे जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से
है। मुख्य रूप से यह संबंधित है भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के समक्ष विद्यमान चुनौतियों से। विविध प्रावधानों का हाल के समय में हम उदाहरण देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम इनका दुरुपयोग के उदाहरण देखते हैं। मुख्य रूप से इसके संदर्भ में आपराधिक मानहानि, राजद्रोह और धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित आरोपों को देखा जा सकता है। और अनेक विद्वानों का मत है कि किस प्रकार से इन प्रावधानों के दुरुपयोग से भारतीय संविधान द्वारा दी गई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों ने इसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और दूसरे न्यायालयों द्वारा इसके संदर्भ में अनेक समाधान के प्रयास किए गए हैं। हाल ही में प्रिया रमानी मामले में आपराधिक मानहानि से संबंधित एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखा गया। इसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से प्रिया रमानी, जो एक पत्रकार हैं, उनके द्वारा पूर्व मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया। हालांकि इसके बदले में उन्हें आपराधिक मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ा। दिल्ली न्यायालय के द्वारा उनको इन आरोपों से बरी किया गया और इस बात को निर्धारित किया गया कि किसी भी व्यक्ति की जो ख्याति या रेप्यूटेशन होता है वह महिला की निजता और गरिमा से अधिक नहीं हो सकता है और इसके संदर्भ में महिला की जो यौन शोषण संबंधी शिकायत है उसको ज़्यादा गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है और उसको हटाने के लिए या फिर उस पर प्रत्यारोप लगाए जाने के संदर्भ में जो उस पर मानहानि का दावा किया गया है वह इसके दुरुपयोग को ही दर्शाता है। इसके तहत प्रिया रमानी द्वारा अपने साथ हुई यौन शोषण की घटना के बारे में ट्विटर पर और आलेख के माध्यम से अभिव्यक्ति की गई थी। इसके संदर्भ में भी न्यायालय का मत रहा कि यौन शोषण की शिकार महिला के द्वारा अपने साथ हुए अपराध को व्यक्त करने के लिए किसी भी स्थान, समय का चयन किया जा सकता है और इसको आधार बनाकर यदि उस महिला विशेष पर आपराधिक मानहानि का दावा किया जाता है तो इसे सही नहीं माना जाना चाहिए और इसके संदर्भ में कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इसी के संदर्भ में एक और दूसरे महत्वपूर्ण मामले को भी देखे जाने की आवश्यकता है, जिसमें एक अन्य मामले में न्यायालय के द्वारा पर्यावरणीय कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दी गई है। इसके संदर्भ में इस मामले की चर्चा हमने कुछ दिन पहले के डीएनए में भी की थी और दिल्ली पुलिस ने उन पर एक विशेष टूल किट मामले में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, जिसका प्रावधान आईपीसी की धारा 124 ए के तहत है। हालांकि न्यायालय ने टूल किट के संबंध को किसी भी रूप में हिंसा से नहीं पाया और इसके आधार पर उन्होंने इसको जमानत भी दे दी थी। विशेष रूप से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा किए जाने के संदर्भ में इसको समझे जाने की आवश्यकता है, जिसमें न्यायालय ने यह मत स्पष्ट रूप से जाहिर किया था कि किस प्रकार से लोकतंत्र में मत भिन्नता रखा जाना एक मूलभूत अधिकार है और इसे बनाए रखे जाने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति मात्र सरकार से विभिन्न मत रखता है तो इसे राजद्रोह का मामला नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि न्यायालयों के इन निर्णयों के बावजूद समय समय पर हम इनसे संबंधित विभिन्न मामलों को देखते रहते हैं, जिसके निवारण के लिए हमें कार्य करना होगा। मुख्य रूप से इसमें हम आईपीसी की धारा 124 ए के तहत निहित राजद्रोह, आपराधिक मानहानि और धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित मामलों के दुरुपयोग और इसके संदर्भ को देखते हैं। इसमें राजद्रोह के दुरुपयोग को रोके जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो हाल के समय में और इससे पहले भी जो विविध प्रकार के निर्णय दिए हैं उनको समान रूप से समझे जाने की आवश्यकता है। जैसे कि इसके संदर्भ में 1962 का एक महत्वपूर्ण मामला आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि किसी भी कार्य को राजद्रोह के तहत नहीं माना जा सकता है यदि वह प्रत्यक्ष रूप से लोक व्यवस्था को व्यवधानित करने से संबंधित ना हो।
इसके संदर्भ में आपको यह भी ध्यान में रखे जाने की जरूरत है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह संबंधी प्रावधान को तभी लागू किए जाने की बात कही जाती रही है जब वह प्रत्यक्ष रूप से हिंसा को बढ़ावा देता है और मात्र आरोप के आधार पर ही किसी व्यक्ति पर राजद्रोह लगाया जाना सही तथ्य नहीं कहा जा सकता है। साथ ही साथ इसके संदर्भ में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मत भी अभिव्यक्त किया गया है कि किस प्रकार से मात्र सरकार के मत से भिन्न मत रखने को ही राजद्रोह नहीं माना जा सकता और इसके संदर्भ में सरकारों अथवा न्यायपालिका के संदर्भ में जब भी मामला जाए तो इसमें तार्किक निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हमें आईपीसी के प्रावधान 153A और 295A को भी तार्किक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है, जिसका संबंध मुख्य रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने से है। इसमें 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा दिए जाने संबंधित है और सद्भाव के रख रखाव के लिए पूर्वाग्रह पूर्ण कार्य करने से संबंधित है। वहीं दूसरी ओर 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं या उसके धर्म या धार्मिक भावनाओं के अपमान करने से संबंधित है और कई बार ये देखा जाता है कि हम इनका दुरुपयोग देखते हैं। हाल के समय में एक वेब सीरीज तांडव के संदर्भ में यह मामला देखा गया, जिसमें उनके निर्माताओं पर यह आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने से संबंधित कार्य किए गए हैं। इससे पहले भी विविध प्रकार की वेब सीरीज आदि पर इस तरीके के आरोप लगाए जाते रहे हैं, जिसके संदर्भ में आलोचकों का कहना है कि अनेक बार इस प्रकार के जो प्रावधान हैं वह कहीं न कहीं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिसके संदर्भ में हमें कार्य करना जाना चाहिए। इसके तहत हमें ये बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही व्यक्तिगत गरिमा, निजता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। मुख्य रूप से न्यायपालिका को इसके संदर्भ में सक्रिय रूप से भूमिका निभाए जाने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी व्यक्ति को एक भी दिन उसकी मौलिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सके और अग्रगामी रूप से हमें भूमिका निभानी होगी न्यायपालिका के साथ। अब हम देख लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल को, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसी के साथ हम पेज नंबर 13 में दिए गए एक अन्य आलेख को भी देखेंगे, जो यमन में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ इशारा करता है। संदर्भ क्या है? तो संदर्भ है यमन में गृह युद्ध के 6 वर्ष से अधिक समय से जारी रहने से और नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के समक्ष भी यह चुनौती है कि किस प्रकार से वह गृह युद्ध को रोके जाने के संदर्भ में प्रभावी कार्रवाई कर सके। अगर हम बात करें यमन संकट अथवा यमन गृह युद्ध की, तो इसकी जड़ें मूल रूप से 2011 के अरब स्प्रिंग से हैं, जहां पे अरब स्प्रिंग के तहत विभिन्न अरब राष्ट्रों में सत्ता विरोधी लहर देखी गई, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखे गए और इसका प्रभाव यमन देश पर भी पड़ा, जब एक विद्रोह ने देश के लंबे समय तक सत्तावादी राष्ट्रपति रहे अली अब्दुल्ला सलेह को अपने उप प्रधान अब्दरबू मंसूर हादी को सत्ता सौंपने के लिए मजबूर कर दिया और मध्य पूर्व के सबसे गरीब देशों में से एक यमन में यह आशा की जा रही थी कि इसके माध्यम से मंसूर हादी एक राजनीतिक परिवर्तन को लाने के साथ ही स्थिरता को भी ला सकेंगे। हालांकि राष्ट्रपति हादी के द्वारा लगातार संघर्ष किया जाता रहा। मुख्य रूप से वह सामना करते रहे आतंकवादी हमलों का, भ्रष्टाचार का, खाद्य सुरक्षा जैसी अनेक समस्याओं का, और इसका आप कह सकते हैं लाभ उठाया गया कई दूसरे समूहों के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से हूती शिया मुस्लिम विद्रोहियों ने 2014 में लड़ाई को प्रारंभ किया और इसके माध्यम से उन्होंने उत्तरी सादा प्रांत और पड़ोसी क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। इसका परिणाम यह देखने को मिला कि जो राष्ट्रपति थे हादी, वह विदेश में निर्वासन के लिए मजबूर
हुए। यह जो पूरा संघर्ष है वह 2015 में नाटकीय रूप से तब बढ़ा जब सऊदी अरब और 8 अन्य सुन्नी अरब राज्यों के द्वारा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन से हादी की सरकार को बहाल करने के घोषित उद्देश्य के साथ हूती के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए गए। और एक प्रकार से तब से ही हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यमन में गृह युद्ध सा छिड़ गया है। अगर हम बात करें हूती विद्रोहियों की, तो हूती मुख्य रूप से जैदी शिया मुसलमानों का एक समूह है जिसने लगभग 1000 वर्ष तक यमन में एक राज्य में शासन किया था। उन्होंने लंबे समय से प्रशिक्षित चुनावों को स्थगित करने और नए संविधान पर रुकी हुई वार्ता से उपजे राष्ट्रपति हादी के खिलाफ व्यापक गुस्से का इस्तेमाल किया और मुख्य रूप से उन्होंने कोशिश की है कि वह किस प्रकार से यमन पर अपने अधिकार के वर्चस्व को बना के रख सके। हालांकि सऊदी अरब के द्वारा ईरान पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह हूती विद्रोहियों का हथियारों और साजो सामान के साथ समर्थन कर रहा है और यहीं से इसका आप भू राजनीतिक एक संघर्ष देख सकते हैं, जिसमें सऊदी अरब मुख्य रूप से अपने पड़ोसी देश यमन में ईरान के प्रभाव को कम किए जाने के दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान द्वारा भी इनकार किए जाने के बावजूद यह माना जाता है कि वह हूती विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है ताकि वह खाड़ी देश में अपने प्रभाव को बढ़ा सके। और इसका प्रभाव जो है भू राजनीतिक दृष्टिकोण से तो भले ही एक युद्ध के रूप में देखा जा रहा हो, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगर हम हाल की घटनाओं के बारे में बात करें तो इसके संदर्भ में एक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद की भी भूमिका है, जो सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के रूप में हूथियों से लड़ रहा था। हालांकि हाल के एक डेवलपमेंट में यह एसटीसी सऊदी अरब के ही विरुद्ध हो गया और उसने अदन में राष्ट्रपति भवन और शहर के मुख्य बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। और यहीं से जो पूरा संघर्ष है वह एक 3 तरफा संघर्ष के रूप में दिखाई देने लगा है, जिसमें शिया हूथी सना सहित देश के उत्तर के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित कर रहे हैं। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित सरकार मंसूर हादी की जो सरकार है वह दक्षिण और यमन के अन्य क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। और अब इसी के साथ ही एसटीसी की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, जो दक्षिण में एक स्वतंत्र इकाई को बनाए रखने का प्रयास कर रही है। मुख्य रूप से एसटीसी को यूएई देश के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जो सऊदी अरब का पहले महत्वपूर्ण साझेदार माना जा रहा था। और इस प्रकार से यमन के गृह युद्ध में 3 अलग अलग पक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने यमन को बुरी तरीके से बांट दिया है और यहाँ पे मानवीय संकट की स्थिति को पैदा कर दिया है। अगर हम इस यमन अस्थिरता और संकट के परिणाम को देखें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार इस पूरे गतिरोध ने एक अविश्वसनीय प्रकार के मानवीय संकट को पैदा कर दिया है, जिसमें कम से कम 84 लाख लोग भूखमरी के जोखिम में हैं और 22.2 मिलियन यानी लगभग यमन की 75% आबादी मानवीय सहायता की आवश्यकता में है। साथ ही साथ यमन में विद्यमान 5 साल से कम उम्र के लगभग 4 लाख जो बच्चे हैं उनको गंभीर प्रकार के तीव्र कुपोषण का खतरा लगातार विद्यमान है। और यह सारी स्थिति तब देखी जा रही है जब इस पूरे गृह युद्ध के चलते यमन की स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। इसके संदर्भ में जून 2018 की घटना को भी ध्यान में रखा जाने की आवश्यकता है, जब सऊदी के समर्थन वाले सरकारी बलों द्वारा विद्रोहियों के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले बंदरगाह हुदैदा पर हमला करना शुरू कर दिया गया और इसके माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिल रही थी यमन को और जो ये बंदरगाह एक सहायता के प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य कर रहा था, वह काफी नकारात्मक रूप से बाधित हुआ। इस पूरे प्रयास में हम 2018 और 2019 के काल में सभी पक्षों के बीच एक प्रकार के सीज फायर को भी पाते हैं। हालांकि यह सीज फायर भी वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है, जिससे यमन में मानवीय तबाही और भी ज्यादा बदतर
हो गई है और इसके चलते बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि यदि इसके संदर्भ में समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह संकट और भी ज्यादा व्यापक हो सकता है। मुख्य रूप से अब सऊदी अरब और अमेरिका को इसके संदर्भ में समझना होगा कि किस प्रकार से उनके द्वारा निर्धारित की गई आक्रमण और यमन को ब्लॉक करने की जो रणनीति है वह विफल हो गई है। इसके लिए आवश्यक है कि अब सऊदी अरब द्वारा यमन पर लगाए गए ब्लॉकेड को समाप्त किया जाए और बातचीत के लिए आगे आने की पहल की जाए। यह पूरी बातचीत की जानी चाहिए संयुक्त राष्ट्र यूएन के तत्वाधान में, ताकि फिर से शांति व्यवस्था के लिए, शांति वार्ता के लिए एक आधार बनाया जा सके और इसके लिए सकारात्मक रूप से कार्रवाई की जा सके। मुख्य रूप से इस बातचीत को बहुपक्षीय बनाए जाने की आवश्यकता है और यमन के भविष्य को निर्धारित किए जाने के संदर्भ में सभी हितधारकों द्वारा शामिल होकर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तभी हम मुख्य रूप से यमन में विद्यमान मानवीय संकट के निवारण के लिए कार्य कर सकेंगे और हमें इसके संदर्भ में समझना होगा कि किस तरीके से इस गृह युद्ध को दूर किए जाने के संदर्भ में कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, वरना मानवीय संकट और भी खराब रूप में सामने आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। मुख्य रूप से संबंधित है शहरी आवासन और नगरीय मामले मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दो महत्वपूर्ण इंडेक्सेस यानी सूचकांकों से, जिसका नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। मुख्य रूप से ये जो दोनों इंडेक्स हैं ये संबंधित हैं भारतीय शहरों के मूल्यांकन से कि किस प्रकार से भारतीय शहर और नगर पालिकाओं में रहने की स्थितियां विद्यमान हैं, क्या वहां पे रहना आसान है, क्या वहां पे रहना कठिन है और इसके संदर्भ में क्या बातें किए जाने की आवश्यकता है। इसमें जो मापन किया गया है वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों का किया गया है, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बेंगलुरु शहर का सबसे बेहतर जीवन यापन करने वाले शहर के रूप में वह उभरा है और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में शिमला का प्रथम स्थान है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 111 से अधिक शहरों की भागीदारी की गई और इनका जो मापन है वह नागरिकों द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर किया गया है। इसमें 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में बेंगलुरु के अलावा पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, बड़ोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वहीं दूसरी ओर 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में शिमला के बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगेरे और तिरुचिरापल्ली का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम बात करें म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की, तो इसमें 111 नगर निगमों का आकलन किया गया, जिसके तहत नगर निगम द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, वित्तीय स्थिति, नीतिगत पहल, तकनीक और गवर्नेंस के मामले में उनका आकलन किया गया है। मुख्य रूप से इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में इंदौर का पहला स्थान रहा है और उसके बाद सूरत और भोपाल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली नगर निगम का 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान रहा, जिसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान है। और जिस प्रकार से इन सभी शहरों और नगर निगमों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, उसके चलते दूसरे शहरों को भी इससे प्रेरणा लिए जाने की आवश्यकता है, ताकि वह भी नगरों में बेहतर जीवन यापन की दशाओं को बनाए जाने के संदर्भ में कार्य कर सकें और इसके संदर्भ में हमें निश्चित रूप से कार्य करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। यह संबंधित है भारत द्वारा वर्चुअल आधार पर आयोजित किए गए 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट से, जिसके तहत भारत द्वारा चाबहार दिवस को भी मनाया गया है। इसके संदर्भ में भारत द्वारा ये मांग की गई है कि चाबहार बंदरगाह को 13 देशों वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ा जाए, जिसे शॉर्ट में INSTC कहा जाता है, और इसके माध्यम से भारत को रूस और अन्य मध्य एशियाई क्षेत्रों तक पहुंच बनाने में आसानी होगी। इसके संदर्भ में भारत द्वारा INSTC की सदस्यता में अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान को शामिल किए जाने की मांग की गई है
और इसके संदर्भ में आपको ये जानना चाहिए कि किस प्रकार से INSTC में ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि अब भारत इसमें चाबहार बंदरगाह को भी जोड़ना चाहता है और इसके लिए भारत ने अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान को भी शामिल किए जाने की बात की है ताकि वे देश मिलकर INSCT के पूर्वी कॉरिडोर के रूप में कार्य कर सकें और इसके माध्यम से भारत को भी लाभ हो सके। भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले मैरीटाइम इंडिया समिट में अनेक देशों के मंत्रियों द्वारा भागीदारी की गई, जिसमें अफगानिस्तान, आर्मीनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC की, तो इस अंतर्राष्ट्रीय गलियारे की परिकल्पना की गई सितंबर 2000 में, तब जब सेंट पीटर्सबर्ग में इसको लेकर रूस, भारत और ईरान के बीच एक समझौता हुआ। इसमें इन तीनों देशों के अलावा अजरबैजान, बेलारूस, आर्मेनिया और कजाकिस्तान भी महत्वपूर्ण रूप से शामिल थे। इसके तहत मुख्य रूप से माल परिवहन के लिए जहाज, सड़क और रेल मार्ग के द्वारा मध्य एशिया और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी कायम करने के लक्ष्य को रखा गया, जुड़ाव को प्राथमिकता दी गई। यह है जो गलियारा है, मुख्य रूप से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के जरिए कैस्पियन सागर से जोड़ेगा और फिर रूस से होते हुए उत्तरी यूरोप तक अपनी पहुंच को बनाए। जब यह परिवहन गलियारा पूरी तरीके से संचालन में आ जाएगा तो भारत और यूरेशिया के बीच सामानों की आवाजाही की अवधि और लागत में काफी कमी आएगी तथा भारत और साधन संपन्न रूस के साथ साथ यूरोप के बाजारों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इस पूरी परियोजना में भारत ये चाहता है कि ईरान का चाबहार बंदरगाह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसका विकास भारत के सहयोग से किया जा रहा है। और यदि इस चाबहार बंदरगाह का इस परियोजना के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जा सकेगा तो ये भारत के लिए मध्य एशिया और उससे आगे चलते हुए उत्तरी यूरोप तक अपनी पहुंच बना पाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसको आप एक मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसमें लाल रंग से जो दिखाया गया है वह उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाता है और पारंपरिक रूप से वर्तमान में यूरोप और उत्तरी सागर के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए जिस सागरीय मार्ग को अपनाया जाता है, उस सागरीय मार्ग को उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट गलियारे के बनाए जाने के माध्यम से काफी छोटा किया जा सकता है, जिसका लाभ भारत को वाणिज्यिक और भू राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से मिलेगा। अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें भारत, ईरान, रूस, तुर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया शामिल हैं। वहीं पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में इसमें बुल्गारिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 फ्रंट पेज में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में IR से है और साथ ही साथ इसमें हम पेज नंबर 13 में दी गई एक अन्य खबर को भी देखेंगे। यह संबंधित है म्यांमार में तख्तापलट के बाद हिंसा के लगातार जारी रहने से और संयुक्त राष्ट्र का इसके संदर्भ में आकलन है कि सेना द्वारा की गई इस हिंसा में कम से कम 54 लोग गोलीबारी में मरे हैं और 1700 से अधिक लोगों को सेना द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। म्यांमार में फरवरी में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से मानवाधिकार संबंधी जो मामले हैं वह मुख्य रूप से चर्चा में बने हुए हैं और इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा म्यांमार की सेना से यह कहा गया है कि वह धैर्य बरतें और अपने ही नागरिकों पर हिंसा का प्रदर्शन ना करें। मुख्य रूप से भारत भी इसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में है, क्योंकि म्यांमार से कई सारे जो लोग हैं, कई सारे जो अधिकारी हैं, वह मिजोरम के रास्ते आ रहे हैं भारत में और यह समस्या यदि आगे भी देखी जाती है तो भारत के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं, मुख्य रूप से आने वाले लोगों के संदर्भ में, जिसके लिए भारत को कार्य करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 14 में दिए गए एक अन्य आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। साथ ही साथ हम इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह संदर्भित है भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह के विकास को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद ईरान से भारत के व्यापारिक संबंधों के नकारात्मक होने से। उल्लेखनीय है कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लगाए जाने के बाद से ही भारत द्वारा ईरान से खरीदे जाने वाले जो कच्चा तेल है उसकी मात्रा को लगातार कम किया गया है और मुख्य रूप से मई 2019 के बाद से भारत ने ईरान से तेल नहीं खरीदा है और इससे ईरान से व्यापारिक संबंध लगातार घट रहे हैं।
वर्तमान में अमेरिकी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में ईरान अमेरिकी डॉलर का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तेल की खरीद बिक्री में, और इसी के लिए उसने भारत से तेल की खरीद बेच किए जाने के संदर्भ में एक समझौता किया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि भारत और ईरान के मध्य जो व्यापार किया जाएगा वह भारतीय रुपए में किया जाएगा। भारत जो ईरान से तेल खरीदेगा उसका भुगतान वह भारतीय रुपए में करेगा, और इस भारतीय रुपए को रखा जाएगा यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक की शाखाओं में। ईरान द्वारा इस भारतीय रुपए का प्रयोग जो रखा हुआ होगा यूको और आईडीबीआई बैंक की शाखा में, उसका प्रयोग वह कर सकता है अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और इसके माध्यम से ईरान चावल, चीनी और चाय आदि खरीद पाने में सक्षम था। लेकिन चूंकि 2019 और उसके बाद से ही भारत ईरान से किसी भी प्रकार की खरीदारी नहीं कर रहा है, इसके चलते ईरान का ये जो रुपए आधारित रिजर्व है वह लगातार कम हो रहा है, और इसका प्रभाव आयात निर्यात पर पड़ रहा है। भविष्य में यह आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं यह व्यापारिक लेन देन पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए, जिससे भारत ईरान संबंध काफी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, और भारत जिस प्रकार से मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप, अफगानिस्तान तक पहुंच बनाए जाने के दृष्टिकोण से चाबहार बंदरगाह का विकास किए जाने पर निर्भर है, उसकी पृष्ठभूमि में भारत और ईरान के मध्य आए हुए इस व्यापारिक संबंधों की नकारात्मकता को दूर किए जाने के संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से संबंधित है नेपाल में संकट के जारी रहने से। हालांकि नेपाल के माओवादियों द्वारा नेपाल में शांति को बहाल करने के लिए निरंतरता के आधार पर कार्य किया जा रहा है, और इसके तहत नवीन घटनाक्रम यह है कि नेपाल की माओवादी सरकार द्वारा एक अन्य विद्रोही समूह से शांति समझौता किया गया है, जिसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1996 से 2006 के काल में माओवादियों के साथ मिलकर नेपाल की सेना और नेपाल की राजशाही के साथ संघर्ष किया गया। हालांकि 2006 में जब वर्तमान माओवादियों द्वारा शांति पहल की वार्ता की गई, तब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा नेत्र विक्रम चंद विप्लव के नेतृत्व में लड़ाई जारी की गई। हालांकि अब यह समाप्त हो गई है, जिसमें नेपाल के तत्कालीन माओवादी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य एक समझौता हो गया है, और इसके माध्यम से आशा की जा रही है कि नेपाल में शांति स्थापना के लिए और भी प्रयास किए जा सकेंगे, और वर्तमान में वहां पे जो संवैधानिक संकट विद्यमान है उसका भी कुछ ना कुछ निवारण हो सकेगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 5 में दिए गए एक अन्य आलेख की। मुख्य रूप से संबंधित है दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक के निर्माण से। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित एक क्षेत्र है, जहां पे एक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसमें महात्मा गांधी और ऐतिहासिक दांडी नमक यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ रहे 80 सत्याग्रहियों की प्रतिमाएं बनाई जाएंगी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ समुद्र के पानी से नमक बनाया था। यहाँ बने 24 कथात्मक भित्ति चित्रों के माध्यम से 1930 के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह से जुड़ी विभिन्न घटनाओं और कथाओं को भी दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम बात करें नमक सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह की, तो इसकी पृष्ठभूमि दिसंबर 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से देखी जा सकती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई, और इसको मनाए जाने के लिए 26 जनवरी 1930 का दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी के अवसर पर महात्मा गांधी जी द्वारा घोषणा की गई कि वह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे रखा था। इसी के संदर्भ में 31 जनवरी 1930 को गांधी जी द्वारा तत्कालीन वायसराय इरविन को एक पत्र लिखकर 11 मांगों का उल्लेख किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग के रूप में नमक पर लगने वाले कर की समाप्त करने की मांग की गई थी। अगर हम बात करें नमक कानून के विरोध की, तो इसके संदर्भ में हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार से औपनिवेशिक भारत के काल में प्रत्येक भारतीय घर में
नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, क्योंकि तब इतनी गरीबी व्याप्त थी कि लोग खाना खाने के लिए नमक और रोटी का ही प्रयोग करते थे। हालांकि इसके बावजूद इस अत्यंत आवश्यक सामग्री पर सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में कर लगा रखा था और उन्हें घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका जाता था। इसके चलते दुकानों से व्यक्तियों को ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया जाता था और जो व्यक्ति बिना कर चुकाए नमक बनाता था तो उसके प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को नष्ट कर देती थी और कभी-कभी नमक के मूल्य के 14 गुने तक नमक पर कर लगाया जाता था। इसी नमक कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी द्वारा एक यात्रा का प्रारंभ किया गया, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। इस नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई, जिसमें साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी नामक तटीय कस्बे में पहुंचकर ये समाप्त होनी थी। इसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और वहां पे उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी पूरे घटनाक्रम को दर्शाने के लिए अब वहां पे स्मारक बनाया जा रहा है, जिसकी आज हमने अगलेख के माध्यम से चर्चा की। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, जिसे हम गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, इस समझौते के तहत समुद्र के किनारे बसे लोगों को नमक बनाने और उसे एकत्रित किए जाने की छूट दिए जाने की मांग को भी स्वीकार किया गया और यह एक प्रकार से गांधी जी के दांडी मार्च की सफलता का ही उदाहरण था। अब हम कुछ प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं और इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिनका उत्तर हम कल आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा से देश नॉर्डिक देश के अंतर्गत आते हैं? फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। विकल्प आपके समक्ष हैं, केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 2, 3, 4 और 5, केवल 1, 3, 4 और 5 कि 1, 2, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न है, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैबिनेट सचिव। विकल्प है आपके समक्ष 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4 कि 2, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। केरल चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता अपनाने वाला पहला राज्य था। राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित सोशल मीडिया कंटेंट आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत के तीनों स्तरों पर SC/ST के लिए 1/3 सीटें सदस्य और अध्यक्ष दोनों के लिए आरक्षित हैं। राज्य का विधानमंडल पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी भी स्तर पर पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 कि 1, 2 और 3। तो ये जो प्रश्न है, इसके संदर्भ में हम एक यूपीएससी का पूर्व वर्ष का प्रश्न भी आपको दे रहे हैं। हाल ही में चर्चा में रहे लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? यह हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए माध्यम के रूप में प्रकाश का उपयोग करता है। यह एक वायरलेस तकनीक है और वाईफाई की तुलना में कई गुना तीव्र है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों कि ना तो 1 ना ही 2। तो इन सभी क्वेश्चंस का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका उत्तर हम आपको कल बताएंगे। अब कुछ मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचार और भाषण का बचाव करने में विफल रही है, टिप्पणी करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, यमन में संकट केवल सऊदी हौती संघर्ष को लेकर ही नहीं है, इसके कई और आयाम हैं, मानवीय, नागरिक, भू राजनीतिक और सांप्रदायिक। मूल्यांकन करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर आप इनको लिखने का प्रयास कर सकते हैं। मुख्य रूप से जब बात आती है टिप्पणी क्रिया की, तो इसमें आपको अपने मतों को व्यक्त करना होता है और चूंकि आपको यह एक स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसके संदर्भ में आप पक्ष भी बताएंगे और विपक्ष भी बताने का प्रयास करेंगे। जब बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो इसमें चूंकि मूल्यांकन करना है, तो इसमें भी मुख्य रूप से आपको जो इसमें दिए गए विविध आयाम हैं, उनकी व्याख्या करते हुए अपने मत को प्रस्तुत करने का प्रयास करना
है। इसकी उत्तर संरचना भी हम देख लेते हैं। पहले उत्तर के संदर्भ में आपको भूमिका में भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचार और भाषण स्वतंत्रता का परिचय देना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से आप बताएंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान किया गया है। फिर उसके बाद मुख्य भाग के रूप में आप राजद्रोह, मानहानि और आईपीसी की धारा 153 ए और 295 ए के दुरुपयोग के संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे और इसके संदर्भ में आप न्यायपालिका के दृष्टिकोण की भी चर्चा करेंगे। इसमें आप दिशा रवि मामले और प्रिया रमानी केस के माध्यम से न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका को भी स्पष्ट करेंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष भी प्रदान करेंगे। अगर बात करें दूसरे उत्तर के संदर्भ में, तो इसकी भूमिका में आप यमन में जारी संकट का संक्षिप्त परिचय देंगे। फिर उसके बाद आप सऊदी होती संघर्ष को पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट करते हुए उसके अन्य आयामों की चर्चा करेंगे, जिसमें आप मानवीय संकट, नागरिकों के अधिकार के हनन से मुद्दे, भू राजनीतिक और सांप्रदायिक में ईरान सऊदी अरब संघर्ष और अमेरिका आदि की भूमिका को बताते हुए एक उचित सकारात्मक निष्कर्ष देंगे। तो इस प्रकार से आप इन दोनों प्रश्नों को लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहा कि हम अधिक से अधिक आयामों और प्रश्नों और आलेखों की आपके साथ चर्चा कर सकें। यदि आपको हमारे पहल पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।